जी बिजनेस और बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मिलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं इक्विटी गुरुकुल का सीजन 2। और इस सीजन में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्पेशली बाजार के उन दिग्गजों से जिन्हें 5-10 साल नहीं, उससे कहीं ज़्यादा लंबा और गहरा अनुभव है स्टॉक मार्केट्स का, इकोनॉमी का और साथ ही बिजनेसेस का। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, जुड़ने जा रही है। और सही इसलिए सुना है कि ये वो मेहमान है जो अब तक की एकमात्र, पहली भी और एकमात्र भी बीएससी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। जी हाँ, मेरे साथ है दीना मेहता जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं तो बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ और कई सालों से आपको देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन चूंकि हमारे दर्शक जो कम जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि दीना जी खुद बीएससी की 2001 में प्रेसिडेंट रह चुकी है। क्या पढ़ाई नहीं की है वो बताइए। कानून पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, एमबीए किया है, सीए किया हुआ है, टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त महारत है। और ये आप जो इतने सारे सिस्टम्स बदलते हुए देख रहे हैं, रिंग के ज़माने से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हुई है बीएससी की भी और पूरे देश की भी, उसमें दीना बहन का बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इन्वेस्टर एजुकेशन के मामले कभी भी हो, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोटेक्शन के मामले कभी भी हो, मैं हमेशा आपको याद करता हूँ और आप हमेशा तैयार रहती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इक्विटी गुरुकुल में। नहीं, मैं भी आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ये एक विषय जो लोगों को सिखाना इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये बहुत ही दिल के करीब वाली बात है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है कि इन्वेस्टरों से बात करें, उनको कुछ समझाए, ताकि मैं ये मानती हूँ कि जो स्टॉक मार्केट की प्रॉस्पेरिटी है ये आज सिर्फ कुछ कम घरों में गई है। तो अगर हर एक घर में, करोड़ लोगों के घर में अगर स्टॉक मार्केट की प्रॉस्पेरिटी जानी चाहिए, तो वो एक ये माध्यम है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और इसके चलते लोग बड़ी मात्रा में स्टॉक मार्केट में आए और कुछ पैसा घर ले जाए। ये ज़रूरी है कि लोग पैसा घर ले जाए। सही बात। ऐसा नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव हो और फिर दूसरे को बोलते रहे कि भाई आप यहाँ से बचो। लोग तो अपनी बेटी भी ब्याहने से मना करते थे कि भाई स्टॉक ब्रोकर से नहीं करना है। तो ये जो एक माहौल समाज में बना हुआ है, उससे निकलने के लिए मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझे कि यहाँ से पैसा घर कैसे लिया जा सकता है। और ये इसके आप भी ये प्रयास कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम कुछ थोड़ा बहुत आपसे सीख रहे हैं। आप प्रेसिडेंट रही 2001 में बीएससी की, राठी साहब थे 2000 में, तब आप लोगों के साथ काम करने का बड़ा मौका मिला। सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो रिंग का ज़माना मैंने भी देखा था जब ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, बोल्ट वगैरह कुछ होता नहीं था। शायद आप अकेली महिला थी जो रिंग में जाती थी, तो सही है? हाँ, शुरू में मतलब मैं पहली महिला हूँ जिसने रिंग में अपना कदम रखा। और फिर उसके कुछ महीने बाद मुझे देख के और भी महिलाएं आने लगी। तो मैंने शुरुआत की थी 1985 में, तो रिंग बंद हुई 1995 में। तो 1995 में जब रिंग बंद हुई तब करीब 25-30 महिलाएं आने लगी थी। तो ये 10 साल में ऑफ कोर्स नंबर काफी कम है, लेकिन 10 साल में कुछ लोग प्रेरित हुए हैं। और कई बार मैं जो विमेंस डे का 8 मार्च का कई लोगों के इंटरव्यू देखती हूँ, तो कभी कभी आ जाता है कि हमने दीना मेहता को देख के हम बाजार में आए। तो ये जान के खुशी होती है कि एक है कि हम कोई रास्ते पे चले जाए, उसको बोलते हम कि टेल ब्रेजर, मतलब आपने रास्ता पूरा जला दिया, लेकिन ट्रेंड सेटर, मतलब ये एक ट्रेंड होना चाहिए कि महिलाएं भी इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आए। तो वो एक ट्रेंड जो बनता है, वो ट्रेंड बनना ज़रूरी है। और आजकल कई महिलाएं काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, जो एक बड़ी खुशी की बात है। और स्पेशली अभी मैम जो पिछले 1 साल में हुआ है 2020 में लॉकडाउन की वजह से, और सारा कुछ ये जो पेंडेमिक में हुआ, सब लोग घर में बंद हैं। अब कितना आप कुकिंग वुकिंग करेंगे, नया नया खाएंगे पिएंगे, कितना आप मूवीज़ देखेंगे। सो अल्टीमेटली लोग जो ऑफिस वाले लोग हैं घर पे बैठे हैं, उन्होंने बिजनेस चैनल ऑफिस में देखते थे, घर पे देखना शुरू किया। उनके देखते देखते घर पे महिलाएं और बच्चे भी देखना शुरू हुए। तो नो डाउट हमारे चैनल की भी लोकप्रियता बड़ी ज़बरदस्त बढ़ी। और अब उसके बाद जो हमें समझ में आ रहा है कि महिलाएं और यंगस्टर्स, ये दोनों बड़े स्टॉक मार्केट के तरफ बड़े आकर्षित हो रहे हैं। और आपने देखा भी CDSL
करेक्ट। 1 करोड़ नए अकाउंट खुले। आपने तो सीडीएसएल की शुरुआत ही की है, आई एम श्योर। यस, आई वाज द प्रमोटर डायरेक्टर, हाँ। जो सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम। तो सीडीएसएल का मतलब जो नींव रखी गई उसमें हम भी एक पत्थर थे। बिल्कुल बिल्कुल। नींव के। और इसका जो पूरा टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन है, गवर्नमेंट से सारी परमिशंस लेनी है। हम पूरी दुनिया के कितने सारे डिपॉजिटरी का हमने जाके स्टडी किया। पेरिस में गए, वहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन था। यूएस गए जहाँ पे इमोबिलाइजेशन था। तो हमने कौन सा सिस्टम हमें लेना चाहिए। और यूएस का एक फायर प्रोजेक्ट था तब, फाइनेंशियल इंडस्ट्री रिफॉर्म्स का एक प्रोजेक्ट था। तो फायर प्रोजेक्ट के अंडर में हमने ये पूरी स्टडी की और बहुत ही बढ़िया हमने रिपोर्ट बनाया। और जो सीडीएसएल का सिस्टम था वर्सेस एनएसडीएल का सिस्टम, उसमें काफ़ी फ़र्क था। और सीडीएसएल का सिस्टम मतलब हमने ऐसी कोशिश की कि हम सबसे कम पैसे में ब्रोकर सीडीएसएल के सिस्टम में जुड़ सके। तो पूरा जो पावर था वो सीडीएसएल के मेन सर्वर्स में था और बाकी हम लोग सिर्फ एक्सेस के लिए कंप्यूटर वापरते थे। जबकि तब एनएसडीएल का जो सिस्टम था वो ऐसा था कि पूरा डेटा एनएसडीएल के सिस्टम पे रहता था। तो ये हमने एनएसडीएल का देखकर हमने ऐसे आर्किटेक्चर बनाया ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, पूरा डेटा सिस्टम में ही रहे। तो ऑफ कोर्स अभी तो सारे सेम हो गए हैं, बट ये शुरुआत हमने की थी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे 2 सवाल हैं सीडीएसएल से जुड़े। तो पहला तो ये कि भाई पिछले साल काफ़ी नई महिलाएं पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखती हुई दिखी, और यंगस्टर्स भी, क्योंकि लॉकडाउन में समय भी था और लोगों ने देखा समझा भी कि स्टॉक मार्केट कैसे होता है। फॉर्चुनेटली पैसे भी बने। तो सबसे पहले महिलाएं जिनका इंटरेस्ट आमतौर पर कम है, न सिर्फ स्टॉक मार्केट में, वो तो दूर की बात है, पैसा बचाने से मतलब और निवेश करने को लेकर इंटरेस्ट नहीं कि ठीक है ये तो हस्बैंड का काम है, भाई का काम है, पिताजी का काम है टाइप। तो पहले उनको आप क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं तो ये हमेशा कहती आई हूँ कि लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों महिलाएं हैं जी। और स्टॉक मार्केट में लक्ष्मी बनती है सरस्वती के जरिए। सही बात तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा ताकि आप पैसे कमा सकते हो। और जो पुरुष है वो पैसा कमाना जानते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट और मैनेज कर सकते हैं। तो जो फाइनेंस का एक मैनेज करने वाली बात है, वो मैं मानती हूँ कि वो रोल महिलाओं को लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पुरुष उनके जॉब्स में लगे होते हैं, वो लेट तक काम करते हैं, या तो फिर एक लेथार्जी बन जाती है कि क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा काम होता है। आप पूरे 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे काम करो, 2 घंटे आप ट्रैफिक में रगड़ो, ट्रेन ट्रांसपोर्ट में, और फिर अगर आपको ये काम करना पड़े तो ये एक एडिशनल बर्डन हो जाता है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्टिविटी को एक फैमिली एक्टिविटी की तरह ले कि आपके टीनेज बच्चे हैं, उनको भी आप इन्वॉल्व कीजिए। करेक्ट। एंड अनलेस एंड अनटिल वी डू दैट, तो एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगा तो पैसे की तरफ की जो एटीट्यूड है लोगों की, वो भी हम एक नर्चर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में मुझे याद है, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं एक कबट में 20,000 रुपये, बोले ये महीने का एक्स्ट्रा खर्चे के ये पैसे है, आप इसमें से वापरो, आप हिसाब लिखो, जब पैसे खत्म होंगे तो खत्म हो गए, फिर अगले महीने आएंगे। ठीक बात तो है। कभी कभी 20 तारीख को खत्म होते, कभी 25 तारीख को खत्म होते, फिर उनको पता है कि अगले 5 दिन हम पिज्जा नहीं मंगा सकते। सही बात है। तो वो एक डिसिप्लिन है कि मनी इज नॉट अनलिमिटेड, मनी इज लिमिटेड, और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको ज़रूरत के हिसाब से हमको खर्चना चाहिए। तो ये एक बेसिक लर्निंग है। अगर हम पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और मैं मानती हूँ कि आज हमारे बच्चे इतने टेक्नोलॉजी में इतने माहिर हो गए हैं कि वो फेसबुक पे किसी से चैट करे, उससे अच्छा हमारे जो शेयर्स है उसमें क्या मूवमेंट हो रही है। और ये कोई लंबा काम नहीं होता, 10-15 मिनट में आपको सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, और कोरोना की वजह से अगर लोगों में फैमिली में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आपने जब 1985 में शुरू किया तब तो साल के अंत में बैलेंस शीट का इंतजार रहता था, एनुअल रिपोर्ट आए तो कंपनी को समझे पड़े कि क्या है। अब तो इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे जरूरत से ज्यादा है। ये जरूरत से ज्यादा उसको कैसे छाट लिया जाए कि हम अपने जरूरत की बातें ही देखें। नए इन्वेस्टर्स जो आए पिछले साल, जिनके लिए हम खास तौर से ये सीरीज कर भी रहे हैं और आपको बुलाया भी इसलिए,
मैम ये बताइए कि जो लोग अपने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, आमतौर पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं और वो सोचते हैं कि जो कोई और कर रहा है, तो ये कितना खतरनाक है, कितना खुद का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे निवेश हो, स्पेशली निवेश करने वालों के लिए उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये देखिए, एक तो है ना, अभी सिस्टम इतने अच्छे हो गए कि आपके अगर डीमैट अकाउंट में से एक शेयर जाता है या आता है तो आपको एसएमएस आ जाता है। करेक्ट। आपके नाम में अगर एक ट्रेड आया या गया तो आपको एसएमएस आ जाता है। तो ये जो हमको इंटीमेशंस कंटिन्यूसली आते हैं उस पर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुझे एसएमएस आया ये सही में मैंने किया है या नहीं किया है। अगर हम उसी स्टेज पे हम चीज़ को डिटेक्ट करके कि उसको रोक सकते हैं कि आपके अकाउंट में अनऑथोराइज कोई भी ट्रेड हुआ है या तो शेयर की मूवमेंट हुई है, तो उसका हम इलाज बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो ये पहली सावधानी ये है कि आप ये एसएमएस वगैरह को इग्नोर ना करें। दूसरी बात ये है कि समझो एसएमएस नहीं भी आया तो आप रेगुलरली जाके ऑनलाइन अपना अकाउंट चेक कीजिए, देखिए आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट्स क्या हुए हैं और आपके डीमैट अकाउंट में कौन से शेयर आए और गए हैं, और ये आपने आपके इंस्ट्रक्शन के साथ हुआ है या आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना हुआ है। तो ये एक सावधानी बहुत ही मतलब इसको जो कस्टडी ऑफ एसेट्स बोलते हैं, और ये सिर्फ खाली शेयर और ट्रेडिंग के लिए नहीं है। आपके बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट रखा है तो कई बार ऐसा होता है कि लोग वो फिक्स डिपॉजिट का रसीद ही नहीं लाते हैं, उसका एंट्री भी नहीं देखते हैं, वो रिन्यू हो गया कि नहीं, क्या हुआ पता नहीं है। आपने डिबेंचर लिया है, डिबेंचर का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, वो जाके चेक नहीं करते। आपका पीपीएफ अकाउंट है, हर साल में पैसा डिपॉजिट करना है, वो आपने किया कि नहीं। तो हर एक एसेट में एक हमको सावधानी रखनी ज़रूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी, जब लड़का सिंगल होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, माँ को नॉमिनी बनाता है। शादी हो गई, वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहिए क्योंकि उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। तो आपने उसको नॉमिनेशन दिया या नहीं, आप मतलब इवन इन डिपॉजिटरी आपको नॉमिनेशन देना ज़रूरी है, आपने नॉमिनेशन दिया कि नहीं। हजारों अकाउंट ऐसे मैं देखती हूँ मेरे खुद के ऑफिस में कि जहाँ पे नॉमिनेशन दिया ही नहीं गया है। तो ये सब बातें हैं। ये एक मतलब हम लोग छोटी सी चीज़ होती है ना, जैसे कि समझो आपके पास कोई वैल्यूएबल साड़ी हो तो आप उसको डबल लॉक एंड की में रखते हो, या तो कोई सोने की छोटी सी चेन हो 5-6 ग्राम की जिसकी वैल्यू खास नहीं है लेकिन हम उसको डबल लॉक में रखते, सेफ्टी पूरी। पर जब शेयर की बात आती है तब लोग ऐसे भगवान भरोसे चलते हैं कि वो जो हमारी कॉमन सेंस और जो सावधानी हमें आम एसेट्स में रखते हैं वो सेम इसमें भी रखना जरूरी है। दिखते नहीं ना, गोल्ड तो हाथ में दिखता है, इसलिए फटाफट से लोगों को लगता है कि लोकर में रखो, ड्रॉर में डालो, लेकिन फाइनेंशियल एसेट भी उतने ही वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल भी है और चंचल है। हाँ, बिल्कुल। और इसे तो फिर मतलब गोल्ड तो फिर भी इधर उधर करने में शायद वक्त लगे, मेहनत लगे, इनमें तो बहुत चंचल है। तो इसलिए हमको वी मस्ट टेक केयर कि ये मेरा एसेट है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हुई नए इन्वेस्टर्स की। पुराने इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी 2020 जैसा साल नहीं देखा, शायद आपने भी मेरे ख्याल से ऐसा तो पहली बार ही देखा होगा। इंडेक्स हाईएस्ट है। हाँ, इंडेक्स हाईएस्ट है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ मार्च 2020 में, वो भी इस तरह का शार्प फॉल, इतना एक तरफा तेजी से गिरे और वापस बढ़े। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या लर्निंग्स है 2020 से, जो ये ऊपर नीचे और अब आगे क्या करना चाहिए सीखकर? देखिए, मार्केट का ऊपर नीचे होना ये मार्केट का स्वभाव है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आग है, उसमें गर्मी वो एक आग का स्वभाव है। अगर गर्म नहीं हो तो आग नहीं बनती, वैसे अगर वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो शेयर बाजार नहीं बनता। इसलिए ये मार्केट ऊपर गया नीचे गया, दैट इज इट इज नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, इट इज अ मार्केट ऑफ स्टॉक्स। सो इट इज अ मार्केट ऑफ स्टॉक्स। आपने अगर इंडेक्स लिया तो अलग बात है, डेरिवेटिव में या तो स्पाइडर वो प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी तो आप शेयर्स ही लेते हो। तो आपके शेयर कैसे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मुझे 15% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न चाहिए। मुझे उस शेयर के बारे में मालूम है कि नहीं अभी ये और बढ़ने वाला है, इसके बारे में है तो मैं रखूं। अदरवाइज अगर मुझे नॉलेज नहीं हो, और ज़्यादातर केसेस में लोगों को नॉलेज नहीं होता है। लोग कैसे शेयर लेते हैं कि आपके शो में कोई आ गया, उसने बोला मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, उसका वो रीजनिंग देगा, और रीजनिंग अगर अपने दिल में उतर गया तो हम जाके वो शेयर ले लेते हैं। तो बाइंग का जो डिसीजन है
वो हम लोग कहीं से भी टिप लेके हम लोग बाइंग करें, लेकिन सेलिंग का जो डिसीजन है इसको डेलीगेट नहीं करना चाहिए। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। ये मतलब बहुत ही कब बेचना है, कब बेचना है, ये मेरा डिसीजन है। मुझे ये कोई बोलेगा नहीं। अगर वो नीचे जा रहा है तो मेरे जेब में कितने पैसे हैं लॉस भरने के, वो मुझे ही पता है। वो टीवी शो वाले को या अखबार किसी को नहीं लिखने या पता। मैगजीन वाले किसी को पता नहीं, सिर्फ मुझे पता है। राइट। सिमिलरली अगर शेयर का भाव ऊपर जाता है तो मैं एक साल में 5 बार बाय सेल करके 20% का 100% रिटर्न करूं, या तो मैं एक ही बार में 100 के पीछे जाऊं। दिस इज व्हाट इज योर डिसीजन। अगर मैं 5 बार 20% का रिटर्न करता हूं तो मुझे उसके साथ में जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो आधी है, 10% है। अगर मैं 100 के पीछे जाती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज 50%, लेकिन अगर मैं 20 के पीछे जाती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज ओनली 10%। करेक्ट। तो वो जो एक बैंड है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता और मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, वो बैंड हमें तय करना है। और उसके लिए सेलिंग का जो डिसीजन है उसको कभी भी डेलीगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमने शेयर ले लिया, 10 रुपये में शेयर लिया, 14 रुपया हो गया, 40% इंक्रीज। ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, मैं क्या करूँ, अरे इसमें तो बहुत करंट है, आप क्या कर रहे हो। 14 वाला अगले दिन 16 हो गया, हम खुश हो रहे, अच्छा हुआ नहीं बेचा। फिर तीसरे दिन फिर हम कुछ काम में रह गए, वापस 12 हो गया, फ़ोन करते, बोलो नहीं नहीं ये तो करेक्शन में है, 12 वाला 8 हो गया, और फिर हम 16 की राह देखते हैं। सही बात है कि कब 16 होगा। तो ये जो सेलिंग का डिसीजन है इसको कभी डेलीगेट नहीं करना चाहिए। ये मेरा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनुभव है और मेरा ये सजेशन है सबको कि आप, क्योंकि खाली रिव्यू करने से देयर आर इनफ स्टडीज कि आप पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे तो भी आपका 50% से रिटर्न सुधर सकता है। मतलब उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। और अभी तो रियल एस्टेट के भी भाव कम हो गए, वहाँ भी आपको रिटर्न नहीं है, तो आपको कहाँ रिटर्न मिलना है, शेयर बाजार के अलावा और कहीं भी रिटर्न नहीं मिलना है। सही बात है। और पैसा घर ले जाना है, तो अगर हम बोलेंगे हमको इतना प्रॉफिट चाहिए और होता है तो पैसा घर ले जाओ, वापस री इन्वेस्ट करो। तो हर एक जो स्टॉक मार्केट का अगर आप ग्राफ देखो, कोई भी स्टॉक का देखो या इंडेक्स का देखो, कंटिन्यूस ऊपर नीचे होता है, वन साइडेड नहीं होता है। बहुत कम दिनों में ये वन साइडेड होता है। तो हर एक ऊपर नीचे इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय और टू सेल। तो ये कि इंडेक्स 50,000 हो गया, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। करेक्ट। वी हैव टू, मतलब 50,000 से भी 55 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो हमको अपना जो टारगेट है इन्वेस्टमेंट का कि मेरे को 20% रिटर्न लेना है, तो मैं यहाँ से भी 20 ले सकती हूँ। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स दैट आई बाय। और बाजार में इतने स्टॉक्स है जो आपको आपके क्राइटेरिया में बैठेंगे। तो और इतना सारे, जैसे मैंने कहा, एडवाइस आपको मिल रहा है, तो उसमें जाके आप देखिए वैल्यू वर्सेस प्राइस आपको क्या दिख रही है। एडवाइस भी मिल रही है कि इसमें ये, इसका भाव बहुत कम है, इसमें वैल्यू ज़्यादा है, इसमें ये स्टोरी है। तो ये सारी मतलब देयर इज नथिंग लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक मार्केट। हमेशा मौका मिलेगा, हमेशा मौका रहता है। अच्छा, लेकिन एक चीज बताएं मैम कि जो पिछले साल सारे जो फर्स्ट टाइमर्स पहली बार पिछले साल मार्केट में उतरे और इन्होंने जमकर पैसा भी बनाया है, और वो होता है ना कई बार कि पहली बार पैसा बन जाए तो ऐसा लगता है कि बस हम एक्सपर्ट भी हैं, हमें सब आता भी है और लाइफ लॉन्ग बनाएंगे। मतलब मंदी देखी ही नहीं है, करेक्शन ढंग का देखा ही नहीं है, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, जब हम पहली बार, अभी ये स्टॉक एक्सचेंज का नया बिल्डिंग है, इसके पहले पुरानी रिंग थी जी। पुरानी रिंग में हम पहली बार जब देखने गए थे तो जो हमको दिखा रहा था, उसने बताया कि ये हर एक टाइल के नीचे एक स्पेक्यूलेटर सोया हुआ है, इसके नीचे दबा हुआ है कि एवरी यू हैव टू लूज मनी टू अर्न मनी। तो ठीक है, आपने पैसा बना लिया, वो पैसे को घर भी लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि, मतलब उसमें सोच समझ के, अगर फेनोमिनल रिटर्न हो गया 30, 40, 50% और आपको, मतलब आपको ऐसे समझो नसीब से ही लॉटरी लग गई है, तो ऐसा पैसा आपको घर कर लेना चाहिए। और उसके बाद में आपको समझ के कि कौन से मुझे शेयर लेने हैं, उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बना के समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये प्रॉफिट लेते रहें जो नए लोग आए, क्योंकि कभी भी करेक्शन आएगा, कभी भी करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। कि बाजार का स्वभाव है कि ऊपर नीचे होगा ही। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए कि कई सारे इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब या तो सारा पैसा इक्विटी में लगाएंगे या सारा फिक्स इनकम एफडी में, कि हमें तो देखना भी नहीं इक्विटी मार्केट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ गोल्ड खरीदना है, किसी का पूरा पैसा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में लगाया, चाहे वो घर खरीदने के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या रहने के हिसाब से।
एसेट एलोकेशन इस तरह के माहौल में कैसे करना चाहिए? एसेट एलोकेशन इज अ मस्ट, लेकिन क्या होता है कुछ लोग कुछ काम में माहिर होते हैं, उनको लगता है कि मुझे इसके बारे में सब समझ है, मैं कर सकता हूँ, उनको हम छोड़ देते हैं। पर बाकी लोगों को तो आप अगर इक्विटी पिरामिड में जाओ तो पहली बात है आपको इंश्योरेंस लेना। आपको लाइफ का इंश्योरेंस लेना है ताकि आपके फैमिली को आप सिक्योर कर सको। दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर आपको इतने पैसे एफडी में रखने जो एटलीस्ट आपके 3 महीने के इनकम खर्चे के हो, कि आपका खर्चा जितना भी खर्चा हो उतना पैसा आपका बैंक में लिक्विड होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो खर्चने के लिए लगेंगे। उसके बाद में आपको एफडी में वो पैसा रखना है कि जो आपके फैमिली के समझो बच्चे का एडमिशन होने वाला है, लड़की की शादी होने वाली है, नया घर लिया है, उसका डिपॉजिट देनी है, तो जो कमिटेड फिक्स्ड लमसम पेमेंट करना ही है, फिक्स लमसम पेमेंट है, उसको हमको साइड में रख देने का है। फिर उसके बाद में जो पैसा अपना बचता है उसको आपके एज के हिसाब से आई वुड से दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अभी एफडी के और सबके रेट इतने कम होते गए हैं कि जो पैसा हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये मेरे को लगेगा, आई विल नीड दिस मनी मे बी इन 1 year 2 year 3 year, उसको आप फिक्स इनकम में रखो। बाकी का पैसा यू मस्ट पुट इन इक्विटी, और इक्विटी इज अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर। ये तो मैं ऐसा मतलब ठोक के बोलती हूँ कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबको करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न अगर आपको सुधारना है तो वो इक्विटी से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, अनलेस आप रियल एस्टेट में एक्सपर्ट हो। और आप जैसे मेरे पिताजी थे, ही वॉज अ बिग एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट। वो इतने सारे प्रॉपर्टी लेते थे, बेचते थे, लेते थे, बेचते थे। ही मेड लॉट ऑफ मनी, बट आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो शिफ्टेड टू शेयर मार्केट। और वो बराबर उनको 8:30 पौने 9 बजे से आपके शो में जाके बैठ जाते थे, और जी बिजनेस तो हिंदी में था तो उसका, और पहले आप जिस चैनल में थे वो आपके बड़े फॉलोअर थे। तो वो you know he made lot of money in share market. I mean my father was not even an SSC, लेकिन वो इनका एकदम परफेक्ट प्रिंसिपल था कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिला मैं निकल जाऊंगा, लॉस हो रहा है बेच दो। And he only took 8 or 10 stocks and he really left huge crores of rupees portfolio. तो ये एक डिसिप्लिन सब जगह मस्ट है। मतलब आप कोई भी काम करो, आप खाने का काम करो, दौड़ने का काम करो, चलने का करो, कोई भी करो, कहाँ भी एक्सेसेस जैसे ही होते हैं वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। आई एम श्योर मैम, जो आपने अपना कितना 1985 से 35 साल से ज़्यादा का 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ये 25 मिनट में आपने जो हमें दिया है, आई एम श्योर मुझे तो फ़ायदा हुआ ही है। और हमेशा से मैं तो आपसे लगातार पिछले कितने सालों से, मुझे याद है जब से आप प्रेसिडेंट बनी उसके 1-2 साल पहले से मैंने आपसे पहचान कर हमेशा आपसे गाइडेंस लेता रहा हूँ। हमारे दर्शकों को और स्पेशली जो हमारी फीमेल ऑडियंस है, जो महिलाएं हैं, उन्हें आज बड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा आपकी जर्नी देखकर और आपका अनुभव सुनकर, और आपने जो बताया कि किस तरह से अब इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने। मुझे भी बहुत आपसे मिलने का हमेशा आनंद होता है। थैंक यू मैम। तो इक्विटी गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और बाजार के दिग्गज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या करें? सेबी या एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही सौदे करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए कागजातों की फोटोकॉपी जरूर लें। ब्रोकर एजेंट को साफ साफ निर्देश देने से न कतराएं। क्या नहीं करें? जो ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं हो उनके साथ सौदा न करें। शर्तें और नियम जानने के बाद ही कागजात जमा करें। अफवाहों और टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग न करें।